मैं हूं शिवांगी बाजपेयी। बुलेटिन में बात करेंगे भागवत के डीएनए ज्ञान पर मचे सियासी संग्राम की और फिर उसके बाद बात होगी सीबीआई की जांच की, जो कि रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर हो रही है। कहां और कितनी टीमें छापेमारी कर रही हैं। साथ ही आगे बात करेंगे अभ्यर्थियों के जंग की और बताएंगे कि मंत्री से मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकला है। साथ ही बात अखिलेश को मिले संतों के आशीर्वाद की भी करेंगे। वही बात अब देवरिया के ऐसे परिवारों की भी होगी जो 23 साल से आशियाना और नाम मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। परिवार यहां पर परेशान है, लेकिन खाली यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर क्या हाल है यूपी में, उन पर भी बात करेंगे। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए ज्ञान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष के कई नेता अब इसे चुनावी चाल तो कई सत्ता के लिए एजेंडा बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भागवत का डीएनए ज्ञान। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। माया का सवाल, राजनाथ का जवाब। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है। आरएसएस की कथनी व करनी में काफी जमीन आसमान का अंतर है। डीएनए ज्ञान पर सियासी संग्राम। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। हमारी हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है और चुनावी लाभ के लिए धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। अगर ऐसा कहीं कुछ है तो आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। आरएसएस के एजेंडे और चुनावी लाभ के आरोपों को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मायावती पर पलटवार किया। कहा कि जस्टिस और ह्यूमैनिटी हमारी सरकार का आधार है, न कि राजनीति करने का। साथ ही साथ ये भी कहा कि धर्मांतरण करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। सरसंघचालक जी का जो बयान है वह इस देश को एकता के सूत्र में
बांधने की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत जिम्मेदारी वाला बयान था। उस पर मायावती जी की जो टिप्पणी है, मैं समझता हूं कि बहुत निंदाजनक है। उनको इस प्रकार के बयान देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था। मिलकर चलेंगे तो प्रगति करेंगे, बंटकर चलेंगे तो विनाश होगा। इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही है और यह जरूरत आगे बड़ी कामयाबी के साथ बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ रही है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। उधर आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भगवत, जनाब मोहन भगवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी? और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी देंगे? बहरहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन मोहन भागवत ने बयान देते वक्त ही कह दिया था कि इस पर बहुत लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सीबीआई ने रिवरफ्रंट घोटाले में लखनऊ सहित कई राज्यों और अलग अलग जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। क्या कुछ रहा ये पूरा? रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी, यूपी, राजस्थान और बंगाल में कार्रवाई, करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर। रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की 40 टीमों ने लखनऊ, गाजियाबाद और देहरादून सहित 17 जिलों और शहरों में छापेमारी की है। सीबीआई ने यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की। पूर्व की सरकार में रिवरफ्रंट घोटाले में लगातार जिस तरह से पहले जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर है कि रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की टीम ने एक साथ 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर सिंचाई विभाग के तमाम इंजीनियर, इसके अलावा जो इस कंपनी से जुड़े ठेकेदार हैं, जिनके जिम्मे रिवरफ्रंट का जो प्रोजेक्ट था, तो उनके घर पर, उनकी कंपनियों पर, उनके जो तमाम आवास हैं, वहां पर एक साथ सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। 1500 करोड़ रुपए घोटाला होने की आशंका, 40 टीमों में जांच कर रहे सीबीआई के अफसर, 17 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई। 2017 में यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। गोमती नगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये गोमती नगर का सेक्टर 1/130 जो मकान है, और ये मकान जो है ये बताया जाता है कि अखिल रमन जो इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में, उनका ये मकान है। यहाँ पर भी सीबीआई की जो टीम है वो सुबह से पहुंची हुई है। काम किया था जी, वहाँ की जांच चल रही है। उस जांच के संबंध में ये लोग आए थे, मेरे घर में उन्होंने सर्च किया जी, उन्हें जो कुछ मिला नहीं और वो यहाँ से चले। अच्छा, किन किन सवालों का, जैसे क्या पूछताछ हुई? सवालों को सर्च करना था। दरअसल पश्चिम बंगाल के बाद अब सीबीआई की नजर उत्तर प्रदेश पर है। ऐसे में जांच और छापेमारी करते हुए सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने एक साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 40 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान बीजेपी विधायक के घर पहुंची सीबीआई की टीम। गोरखपुर में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई। संत कबीर नगर से विधायक है राकेश बघेल की कंपनी ने रिवरफ्रंट घोटाला किया। विधायक के भाई ने करोड़ों का ठेका लिया था। सपा सरकार में ठेका पट्टा ले रहे थे विधायक।
जब जांच की गई तो ये सामने आया कि जो रिवर फ्रंट पूरा प्रोजेक्ट था उसमें 60% रकम खर्च होने के बाद भी जो पूरा प्रोजेक्ट था वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया। यानी जो रकम थी उसकी बंदरबाट लगातार ये जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे, ठेकेदार थे, जो बड़े अधिकारी थे वो लगातार इसमें करते रहे, लेकिन जो प्रोजेक्ट समय पे पूरा होना चाहिए था वो नहीं किया गया। लिया जाए इस पूरे मामले की जब जांच की गई तो विभाग के एक इंजीनियर ने गोमती नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसमें तमाम ऐसे ठेकेदार, सिंचाई विभाग के इंजीनियर, इसके अलावा जो तमाम जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके नाम दर्ज कराए गए थे। अब इस पूरे मामले को जब सीबीआई ने टेक ओवर किया तो अब सीबीआई इसमें तेजी पकड़ रही है और आज एक साथ बड़ी छापेमारी तमाम स्थानों पर की गई है। कैमरा पर्सन सोहेब साथ भारत समाचार, लखनऊ। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर उतरे। न्याय की मांग को लेकर मंत्री के घर का घेराव तक कर डाला। अब इसके बाद मंत्री जी से मुलाकात हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एक साल से मंत्री जी से पिछली बार मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपकी मांग बिल्कुल निराधार है। कड़ी धूप और पसीने से तरबतर ये भारत के वही भविष्य है जिनके बलबूते सियासी दिग्गज सियासत की सीढ़ी चढ़ते हैं। बंद कमरे में मीटिंग करवाई। हम चाहते हैं सर कि अब की बार मेरी मीटिंग हो तो आप सभी लोग उस कमरे में मौजूद हैं सर। लेकिन अब इनकी ये चीख, ये पुकार, ये मांग अब किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। सरकारी बिल्डिंगों को घेरे भले ही ये अपने हक के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। ओबीसी का ये अपराध है कि हम लोग ओबीसी है इसलिए सड़कों पे घूम रहे हैं 1 साल से। सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए सर। हम बहुत दुखी हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। हम लोगों का 110, 105 नंबर लाके हम लोग बाहर हुए हैं सर। हम बताइए 90 नंबर वाला सवर्ण अंदर है लेकिन ओबीसी बाहर है। 3 महीने हो गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ साफ लिख दिया है कि हमारे इस भर्ती में ओबीसी और एससी भाइयों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री और इनके अधिकारी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बताइए हम लोग कहाँ जाए, किस जगह जाए? हम लोग मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। बताइए हम लोग बहुत मजबूर हो गए सर। दरअसल ये ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला का आरोप लगाते हुए डॉलीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का घेराव करे बैठे हैं। करीब 1 घंटे तक नारेबाजी कर इन्होंने मंत्री से न्याय की मांग की। 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाले को लेकर आज तमाम अभ्यर्थी जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं और ये धरना बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास के नीचे जो है वो चल रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आ गए हैं और सतीश द्विवेदी का जो आवास है उसके ठीक नीचे बैठे हुए हैं। अचानक से छात्र यहाँ पे आ गए। हालांकि बड़ी संख्या में छात्रों को बाहर की तरफ रोक दिया गया है, गेट पे खड़े हुए हैं और वो अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। कई नौजवान पे हमारी लाठीचार्ज हुई है और इन नौजवानों की आप हालत देखिए। किस तरीके से क्या सरकार को रोजगार देना चाहिए? 97,000 भर्ती की मांग उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण में हुआ घोटाला। 5,844 सीटों के आरक्षण में घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकारा। अंतरिम रिपोर्ट में घोटाले को स्वीकारा गया। ओबीसी वर्ग को नहीं मिला 27% आरक्षण, एससी वर्ग को नहीं मिला 21% आरक्षण। हाईकोर्ट में सभी याचियों के समायोजन की मांग।
हम लोग मर जाएंगे तब न्याय मिलेगा। वो कहते हैं बाद में देखा जाएगा, इस पर हम लोग देखेंगे, बाद में ध्यान देंगे। हमारा जगह विद्यालय है सर, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें विद्यालय में भेजें, हम ओबीसी और एससी होने की सजा ना दे सर प्लीज। इनका आरोप है कि ओबीसी वर्ग का जो 27% आरक्षण होना चाहिए था उसका लाभ इन लोगों को नहीं मिला। जो ओबीसी वर्ग के लोग थे उनमें मात्र 3.8% लोगों को ही भर्ती किया गया है, जबकि 27% लोगों को भर्ती किया जाना था। अभ्यर्थियों के सवाल है, ओबीसी को 27% की जगह 3.86% क्यों दिया? एससी को 21% की जगह 16.6% क्यों दिया? अभ्यर्थियों की मांगे, आरक्षण नियमावली का पालन क्यों नहीं हुआ? 15,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी वंचित हुए। संविधान से मिले आरक्षण के अधिकार लागू हो। SCERT कार्यालय के ऊपर 69,000 जो अभ्यर्थी थे उनका प्रदर्शन चला। उनकी मांगे कि जो 22,000 की भर्ती है उसको और उसमें जोड़ा जाए, जिसको लेकर विगत 15 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार अनदेखी कर रही है। लखनऊ में ही निशादगंज स्थित SCERT भवन पर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इनकी मांगों को लेकर अब कोई सुनवाई नहीं होती दिखाई दी, तो ये सभी आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। 69,000 भर्ती मामले में लेकर के, आरक्षण को लेकर के लगातार पिछले काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। आज उनका एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा है और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। हालांकि सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है। काफी भागदौड़ के बाद अभ्यर्थियों में से 6 लोगों का डेलीगेशन मंत्री से मुलाकात कर पाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पर विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, उनकी किसी रिपोर्ट को हम संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे? लेकिन ऑफिशियली अभी हमारे विभाग को वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आज ही हमने अपने अपर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो विभाग आयोग से संपर्क करें। आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो हम मंगाएंगे और आयोग की रिपोर्ट में किसी तरह के अगर कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो इसी सप्ताह में जो भी जानकारी आयोग ने मांगी होगी वो हम माननीय आयोग को उपलब्ध कराएंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो भी मांगे हैं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने के बाद अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम दोबारा उनका आवाज घेरेंगे। यहाँ पर तमाम ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे और यहाँ पर घेराव करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती ये इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सपा कार्यालय पर सपा प्रमुख से किन्नर समाज के महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने मुलाकात की है। 22 में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया है। अब इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रचार के लिए साइकिल भी बांटी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हम अखिलेश जी को आशीर्वाद देने के लिए, हमारी बातें करने के लिए और ये साइकिल वितरण के लिए भी। पंचायत चुनाव में भले ही सपा पिछड़ गई हो, लेकिन 2022 में सत्ता में वापसी के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। कभी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मीटिंग करते हैं तो कभी जिलों का दौरा करके सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में कानपुर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई के स्वरूप में साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्योंकि हालांकि अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, जन्मदिन के अवसर पे लोग नहीं उपलब्ध हो पाए थे, तो आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम जो था वो यहाँ पर किया गया और 100 साइकिलें करीब जो है कार्यकर्ताओं को बांटी गई। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देने वो लोग आए हैं और उसी क्रम में शांति स्थापना मिशन और उसके सहयोगी साथियों के द्वारा मैं नितेंद्र सिंह यादव एवं श्रीमती अपर्णा जैन के सहयोग से पार्टी कार्यकर्ताओं को 100 साइकिलों का वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी और स्वामी सुनील चंद्र भी सपा कार्यालय पहुंचे और 2022 में सपा की सरकार बनाने को लेकर अखिलेश यादव को आशीर्वाद भी दिया। हमने सिर्फ मैनिफेस्टो की बात करी। हमारे हिसाब से कि हर एक, आई एम अ नॉन पॉलिटिकल फिगर, मैं हमेशा नॉन पॉलिटिकल फिगर रही हूँ और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से मिलना ये आकलन कोई ना लगाए कि हम उस पार्टी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। हम तो देश का भला चाहते हैं,
योगी भी अच्छा काम कर रहे हैं और अगर ये भी पावर में आए तो ये भी अच्छा कार्य करें, यही हमारा आशा है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि आज की जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसकी क्या कूटनीति है। उनको वो लोग कूटनीति छोड़ दिया, फिर राजनीति के चुनाव कर लिए, फिर दिखा देंगे हम कितने आगे हैं वो पार्टी। बिल्कुल तैयारियां दिख रही है, पूरा दावा कर रहा हूँ मैं। 2022 में जब जीतने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। पूरा रहेगा। मैं सदैव इनके साथ हूँ और इनके साथ रहूंगा। साधु संत लगातार अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे करके 22 में साइकिल की स्पीड से दौड़े और सरकार बने, उसका प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार।